बीते दिनों चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की थी, एक नए मंच की शुरुआत की थी और हाल ही में इस मंच की एक पहली बैठक आयोजित भी की गई। लेकिन इस बैठक की सबसे विशेष बात ये रही कि इस बैठक में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस पूरी घटना के बाद जानकारों द्वारा इस तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब भारत और चीन के बीच जो राइवलरी पिछले कुछ समय से चली आ रही थी वो और तेजी से बढ़ सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद चीन की जो नई पहल है यानी चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच, इस नई पहल को जानेंगे। इस पहल के क्या बुनियादी विषय हैं, और इस पहल को क्यों शुरू किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा किन देशों को इस पहल का समर्थन प्राप्त है, किन किन देशों ने इस पूरी पहल की पहली बैठक में हिस्सा लिया, उसको भी समझेंगे। साथ ही ये जो पूरी पहल है, ये पूरी पहल इतनी ज्यादा चिंताजनक क्यों है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत की क्या पहलें हैं, भारत की क्या उपस्थिति है इस क्षेत्र में, और अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा मेंस का होगा। आज की जो हमारे पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत एवं उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो द हिंदू के एक्सप्लेनर सेक्शन से है। हमारी खबर है चाइनाज मूव इन द इंडियन ओशियन। तो स्पष्ट तौर पर बहुत ही सरल सा टॉपिक है कि इंडियन ओशियन क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, एक नया फोरम शुरू किया गया है। तो इस फोरम से संबंधित जो तमाम डायमेंशंस हो सकते हैं, जो तमाम पहलू हो सकते हैं, उन्हीं डायमेंशंस पर इस पूरी खबर में बात करने की, चर्चा करने की कोशिश की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले, ये तो खबर की बात हुई, सबसे पहले चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। चीन की इस पहल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो इस पहल को चीन द्वारा शुरू किया गया है, मुख्य तौर पर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन रीजन को लेकर। इस पूरी पहल का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को, चीन के जो दखल है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना है, चीन के इंटरवेंशन को और ज्यादा बढ़ाना है, ताकि इंडियन ओशियन रीजन और खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का जो वर्चस्व है उसे और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो पूरा तथ्य है, ये जो पूरी बात है, ये इस बात से भी साबित होती है कि चीन ने इस पहल को क्रियान्वित करने का काम किस संस्था को दिया है। तो इस पहल को क्रियान्वित करने का काम चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी को दिया गया है। ये एजेंसी चीन की सरकार द्वारा गठित की गई है और इस एजेंसी को मुख्य तौर पर विदेशी वित्तीय सहायता एजेंसी के तौर पर संबोधित किया जाता है। यानी इस एजेंसी के माध्यम से ही चीन जो विदेशी जो कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनको ऋण देता है। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि इस पूरी पॉलिसी के माध्यम से, इस पूरे फोरम के माध्यम से भी चीन अपनी जो डेट डिप्लोमेसी है, उस डेट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी पहल को लेकर चीन का क्या कहना है, चीन का क्या मानना है कि इस पहल को क्यों शुरू किया गया है। तो इस संबंध में चीन ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि इस पूरी पहल का प्राथमिक उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में नीति निर्माण में बढ़ावा देना है, नीति निर्माण में समन्वय स्थापित करना है। यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में जो भी देश मौजूद हैं, उन देशों द्वारा इस क्षेत्र को लेकर जो नीति बनाई जा रही है, उस नीति के बीच एक समन्वय स्थापित करना, एक कोऑर्डिनेशन अप्रोच, कोऑर्डिनेटिव अप्रोच को बढ़ावा देना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस पहल के माध्यम से विकासात्मक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी चीन ने यहाँ पर भी ये संकेत दिया है कि चीन अपनी इस एजेंसी के माध्यम से अन्य देशों में निवेश करेगा, इंडियन ओशियन के जो रीजन है वहां पर निवेश करेगा, और इस निवेश का जो परिणाम होगा, हम सभी जानते हैं कि इस निवेश का आगे चलकर क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस पहल के माध्यम से समुद्री आपदा रोकथाम पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन के जो तमाम देश हैं वो मेरीन टाइम जो डिजास्टर होते हैं, जो समुद्री आपदाएं होती हैं, उनके लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके अलावा इस पहल के जरिए समुद्री संसाधनों के उपयोग, उनके दोहन पर भी, क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इस तरह के तमाम उद्देश्य चीन ने अपने आधिकारिक बयान में गिनवाए हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन ने इस पहल को शुरू क्यों किया है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन इंडियन ओशन रीजन से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आखिर चीन ने इस पहल को शुरू क्यों किया है? तो इस पहल को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य, इसके लिए दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला कारण है चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चीन का इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरा कारण है ऊर्जा संसाधन। आपको याद होगा कि चीन ने पिछले कुछ समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई तरह की परियोजनाएं शुरू की हैं। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने को लेकर, व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर कई तरह की परियोजनाएं शुरू की हैं। और इन सभी परियोजनाओं में, इन तमाम परियोजनाओं में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशियन रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका बताई गई है। अब आपको याद होगा कि चीन ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है मैरीटाइम सिल्क रोड। इस परियोजना को चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। और इस परियोजना के माध्यम से चीन को जो तमाम अन्य क्षेत्र हैं, जो एशियाई क्षेत्र हैं, जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं, जो यूरोपीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को समुद्री मार्ग के जरिए जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में इस पूरी परियोजना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। इसके अलावा चीन का जो ऊर्जा आयात है, चीन अपना तकरीबन 80% ऊर्जा आयात इंडो पैसिफिक रीजन से ही करता है, इंडियन ओशियन रीजन से ही करता है। तो जाहिर तौर पर इस वजह से भी, व्यापार के लिहाज से भी और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिहाज से भी इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से ये क्षेत्र चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भी हिस्सा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी हिस्सा है। और चीन लगातार पिछले कुछ समय से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश के हिस्से के तौर पर चीन ने इस पूरे क्षेत्र में कई छोटे छोटे देशों में व्यापक निवेश भी किया है। चीन ने इन क्षेत्रों में बंदरगाहों में निवेश किया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। और इस निवेश का सबसे प्रमुख उदाहरण हमारे पड़ोसी देश ही हैं, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान। इन देशों को चीन के निवेश का भारी भुगतान झेलना पड़ रहा है, भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि बीते दिनों श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 वर्ष की लीज पर ले लिया था, क्योंकि इस पूरे बंदरगाह के निर्माण के लिए श्रीलंका ने चीन से जो ऋण लिया था, चीन ने जो निवेश किया था, श्रीलंका उस निवेश को वापस करने में असमर्थ रहा था। तो ऐसे में इस पूरे बंदरगाह को लीज पर ले लिया गया था। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में भी एक बंदरगाह का निर्माण किया है। और कहा जा रहा है कि यदि पाकिस्तान, इस पूरी परियोजना का जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरी परियोजना का जो 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 पैसा लिया गया है, पाकिस्तान ने जो पैसा लिया है वो वापस करने में असमर्थ रहेगा। और इसके बाद चीन इस पूरे बंदरगाह को भी अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा चीन ने मालदीव में भी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में चीन अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन ओशियन रीजन में चीन अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है। तो ये तो बात हुई इस परियोजना की। और इस परियोजना को आखिर शुरू क्यों किया गया है, चीन के क्या हित मौजूद हैं, उन हितों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और चीन को किन देशों का समर्थन प्राप्त है, उस समर्थन पर बात कर लेते हैं। तो जब इस पूरे मंच की जब पहली बैठक आयोजित की गई, तो इस बैठक के बाद चीन ने तमाम देशों के, जिन देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, उनके बिहाफ पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। और इस आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस पूरी परियोजना के दौरान, इस पूरी बैठक के दौरान दुनिया के ये जो पूरा रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन, इस पूरे रीजन के तकरीबन 19 देश मौजूद रहे। इन देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, ऐसा चीन का कहना था। चीन के मुताबिक इस पूरी बैठक में 19 देश शामिल थे। इन 19 देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कई देश भी मौजूद थे। तो इस तरह से कुल 19 देशों ने इस पूरी बैठक में हिस्सा लिया, ऐसा चीन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है। लेकिन चीन की कई जो बातें होती हैं, उनके तमाम पहलू होते हैं, उनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। चीन किसी भी चीज को हम जानते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, क्योंकि जब ये पूरा बयान जारी किया गया इस पूरी बैठक के बाद, तो इसके बाद दो देशों ने अपने अलग बयान जारी किए। पहला देश था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा देश था मालदीव। इन दोनों देशों ने अपने आधिकारिक बयान में चीन के दावों का खंडन करते हुए कहा कि इन दोनों देशों के किसी भी आधिकारिक प्रतिनिधि ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इन दोनों देशों ने कहा कि इन देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि कई रिपोर्ट इस संबंध में सामने भी आई हैं, जिनमें बताया गया है कि
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से जरूर जुड़े थे। लेकिन इन दोनों देशों ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि ये जो जिन दो लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, ये दोनों जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया और मालदीव की सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ऐसे में इस पूरी बैठक में इन दोनों देशों की उपस्थिति को आधिकारिक ना माना जाए, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस पूरी बैठक में शामिल हुए थे, ये अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर चीन ने अपनी इस बैठक को लेकर भी जो बयान जारी किया है, उस बयान को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो पूरी पहल है, ये जो पूरा मंच है, ये मंच इतना ज़्यादा चिंताजनक क्यों है? इतना ज़्यादा इसकी वजह से इस पूरे मंच का भारत इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया और मालदीव इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं? इससे क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से चीन लगातार अपनी तमाम नीतियों के ज़रिए अपनी डेट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और चीन की इस डेट डिप्लोमेसी में उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है। आपको याद होगा कि साल 2013 में चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, और साल 2016 में इस परियोजना का नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया था। इस पूरी पहल के माध्यम से चीन छोटे छोटे देशों के विकास पर उन्हें ऋण देता है, वहां पर निवेश के नाम पर उन्हें लोन दिया जाता है, उन्हें ऋण दिया जाता है, और जब वो छोटे छोटे देश उस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो चीन के ऋण जाल में फंस जाते हैं, और अंततः चीन वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से चीन उनकी नीतियों को भी उनकी नीतियों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उनकी विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जैसा कि हमें पाकिस्तान के मामले में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से चीन इन तमाम क्षेत्रों में चीन अपनी तमाम नीतियों के जरिए अलग अलग देशों पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये तो आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बात हुई। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक स्तर के अलावा चीन सैन्य स्तर पर भी इस पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए साल 2008 से ही लगातार चीन अदन की खाड़ी में अपने नौसैनिक युद्धपोतों को तैनात कर रहा है। इसके अलावा साल 2017 में चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा, पहला मिलिट्री बेस स्थापित किया था। तो इस तरह से चीन सैन्य स्तर पर भी लगातार इस क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, तो जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि इस पूरे क्षेत्र में चीन सैन्य और आर्थिक स्तर पर मौजूद होगा, सैन्य और आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो इसकी वजह से जाहिर तौर पर भारत के जो हित हैं, भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि भारत, हम जानते हैं, ट्रेडिशनल रूप से इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनका महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, उनकी लगातार समय समय पर मदद करता रहा है। लेकिन जब इस पूरे क्षेत्र में चीन की राइवलरी होगी, चीन हमें टक्कर देगा, तो जाहिर तौर पर भारत के जो हित हैं, वो भारत के हित भी प्रभावित होंगे। तो ये तो चिंता की बात हुई, किस तरह की चिंताएं मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्षेत्र में भारत की क्या उपस्थिति है, इस क्षेत्र के लिए भारत ने क्या प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि भारत जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और भारत और चीन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भारत खुद हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है, जबकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से भारत जानता है कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भारत ने भी उन चुनौतियों से निपटा है। तो ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत हमेशा से ही किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी डिजास्टर की स्थिति में, किसी आपातकालीन स्थिति में हमेशा से ही हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में पहली प्रतिक्रिया देता रहा है। चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन तमाम देशों में जब भी आपातकालीन स्थितियां आई हैं, जब भी आपदाएं आई हैं, तो भारत ने इन देशों की बहुत ज्यादा मदद की है। तो ऐसे में भारत इस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। इसके अलावा भारत ने इस क्षेत्र को लेकर कई तरह की पहले भी शुरू की हैं। उदाहरण के लिए भारत ने साल 1997 में इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया था। मौजूदा समय में संगठन के 23 सदस्य मौजूद हैं और भारत इस संगठन का बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है।
इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र के तमाम देशों की नीतियों के बीच समन्वय बनाना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। इसके अलावा ये मंच जो है वो इस क्षेत्र के देशों की जो मुद्दे हैं, खासतौर पर इंडियन ओशियन रीजन को लेकर, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी एक मंच के तौर पर काम करता है। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है, जिसे भारत द्वारा गठित किया गया था। इसके अलावा भारत ने इस पूरे क्षेत्र में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक पहल की शुरुआत की है, जिसे मुख्य तौर पर साल 2008 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इस पहल के 24 सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ एक विशेष बात ये भी जान लेना जरूरी है कि चीन जो है वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का डायलॉग पार्टनर है, इसका संवाद साझेदार है। तो हम बात कर रहे थे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की, जिसे साल 2008 में बनाया गया था। ये जो पूरी संगोष्ठी है, जो पूरी पहल है, ये पूरी पहल जो हिंद महासागर क्षेत्र के जो तमाम देश हैं, उन देशों की नौसेनाओं के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। इसके अलावा इस पूरी पहल के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री संसाधनों को लेकर जो तमाम विषय मौजूद हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इसके अलावा भारत हमेशा से ही इस पूरे क्षेत्र को लेकर समन्वय, सहयोग और साझेदारी के सिद्धांत का पालन करता रहा है। भारत हमेशा से ही इस पूरे क्षेत्र में समन्वय पर, साझेदारी पर, सहयोग पर जोर देता रहा है। भारत ने इस संबंध में भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, उनके लिए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी भी शुरू की है। और बाज़ाहिर तौर पर जो हिंद महासागर क्षेत्र के तमाम देश हैं, वो भारत के पड़ोसी देश भी हैं। तो जाहिर तौर पर भारत ने इस संबंध में कई नीतियां शुरू की हैं। इसके अलावा भारत ने इस पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समुद्री सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल भी शुरू की है। इस पहल का नाम है सूचना संलयन केंद्र, यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। इस सेंटर का जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम शहर में मौजूद है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत ने इस पूरे क्षेत्र में कई तरह की परियोजनाएं, कई तरह के इनिशिएटिव शुरू किए हैं, ताकि इस पूरे क्षेत्र के एक कॉमन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, एक समग्र तौर पर इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इस पूरे क्षेत्र में कोई देश विकास में पीछे न रह जाए। तो ये तो भारत की उपस्थिति की बात हुई। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर भारत इस पूरी पहल में शामिल न होने वाला एकमात्र देश है, और भारत के सभी पड़ोसी देश इस पूरी बैठक में शामिल थे। बांग्लादेश मौजूद था, नेपाल मौजूद था, श्रीलंका मौजूद था, पाकिस्तान मौजूद था, अफगानिस्तान मौजूद था। तो जाहिर तौर पर भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं वो इस पूरी पहल में मौजूद थे, इस बैठक में मौजूद थे। तो इसके जरिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछले कुछ समय में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पर चीन का वर्चस्व, चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इस पूरी पहल के जरिए चीन भारत के बिना इंडियन ओशियन रीजन की नीति निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चीन ये भूल गया है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से एक है। भारत इस पूरे क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, और इस पूरे क्षेत्र से संबंधित कोई भी नीति भारत के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर चीन को या तो भारत के साथ आना चाहिए, या फिर अपनी पहल में भारत के साथ जरूर सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा भारत ने पहले से ही संबंध में कई तरह के प्रयास शुरू किए हैं, कई तरह की पहले शुरू की हैं। अब भारत क्या कर सकता है? तो इस संबंध में अब भारत ने पहले शुरू की गई हैं, जो पहले के इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, उन पहलों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, ताकि जो भी तमाम देश हैं उनके बीच जो सहयोग है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है, और आप 250 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से चिंताजनक साबित हो सकता है। चीन द्वारा गठित चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की पृष्ठभूमि में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है कि चीन द्वारा एक नई जो फोरम की शुरुआत की गई है, जो नया फोरम बनाया गया है, इस फोरम की पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में, इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में चीन का वर्चस्व जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
भारत के लिए क्या ये पूरी जो स्थिति है वो चिंताजनक साबित हो सकती है, या फिर इसकी वजह से भारत को कुछ लाभ भी मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। 250 शब्दों में आपको इसका जवाब लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में कितने सदस्य देश मौजूद हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।